वी गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 गुडविल। यहाँ से आपका यूनिट 2 स्टार्ट होता है और यूनिट 2 से ही एक्चुअल अकाउंटिंग स्टार्ट होती है आपकी। ये जो आपका चैप्टर 1 था ना, जो काफी देर चला, अबाउट 40 डेज, मोर देन 40 डेज चला है आपका चैप्टर, ये कुछ +1 से भी लिंक था। जैसे ट्रेडिंग पीयर से बात शुरू की थी हमने, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से बेटर लिंक था, इसमें ड्राइंग्स की बात थी, कैपिटल, सैलरी, वो सब बातें जो हम +1 में भी करते थे, बट अब हमने उसको पार्टनरशिप के लिए देखा। ये इंट्रो पार्ट था, दैट्स ओवर। अब यहाँ पर एक नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है जहां से एक्चुअल पार्टनरशिप की स्टार्टिंग कही जा सकती है। सो चैप्टर 1 विल नॉट बी लिंक विद दिस होल यूनिट, बट इस यूनिट का हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक करेगा। इसलिए आपको मैं ये बोलता हूँ, मैंने मैसेज भी किया था, इट विल बी योर न्यू जर्नी, या यहीं से आपका +2 का जर्नी स्टार्ट होता है। चैप्टर 1 को सेपरेट रख दो कि हमने या तो नॉलेज के लिए किया या सिर्फ 6 मार्क्स के लिए किया। फाइनल एग्जाम के वो 6 मार्क्स सबके आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है उसमें। हमें इतने हाई लेवल के टीएस के क्वेश्चंस और मेरे टेस्ट के जो लेवल्स हैं उन सब के कंपैरिजन पे तो बहुत बहुत सिंपल, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन होगा कि तुम जब उसको पढ़ोगे तो आप स्माइल कर रहे होगे कि ये आना था ये क्वेश्चन, इतना सिंपल। तो हमने सीबीएसई के लिए नहीं पढ़ा उसको, हमने चैप्टर को नॉलेज के लिए पढ़ा है, बहुत डिटेल में किया है। दोबारा करने का चांस अब बैच में तो नहीं मिलेगा, रिपीट बैच में जरूर मिलेगा, वहां आप कर सकते हो। नाउ एज पर दिस यूनिट इज कंसर्न, दिस इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिकंस्ट्रक्शन। उसमें आपके पास 5 चैप्टर्स आएंगे, बट रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा? किसी चीज को तोड़ के फिर से बनाना। और आपको पता है पार्टनरशिप किससे बनी थी हमारी? पार्टनरशिप का बेस क्या था? नहीं, डीड बेटा। पार्टनरशिप का जो बेस था वो क्या थी? पार्टनरशिप डीड। डीड बनी तो पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, डीड नहीं बनी तो ओरली एक एग्रीमेंट था पार्टनर्स का, कुछ तो था, ओरल एग्रीमेंट था। अब जब भी उस ओरल एग्रीमेंट में, उस डीड में चेंज आएगा तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप में चेंजेस आएंगे। वो चेंज कैसे आता है? नंबर 1, वो चेंज आता है रेशो चेंज करने से। जैसे हम पार्टनर्स के बीच की रेशो की बात कर रहे हैं, गुडविल कोई एक एज ए चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, गुडविल एक इंटेग्रल पार्ट है होल यूनिट का। जैसे इंग्लिश का सिलेबस है या एबीसी का सिलेबस है, अगर आप पूछा जाए तो आप बोलो सर इंग्लिश का सिलेबस ही है हमारा +2 में, 12th में, बट एबीसी यूज होती है उसके अंदर। तो जब हम थ्रू आउट द यूनिट करेंगे, अभी हमें जुलाई एंड तक या मे बी अगस्त के कुछ दिन और लग जाएंगे इस यूनिट को कंप्लीट करने में। तो इस पूरी यूनिट के अंदर इंक्लूडिंग लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन, वो अलग यूनिट है लेकिन मैं उसको ऐड करके बोल रहा हूँ, अब जो करने वाले हैं वो इंटरलिंक्ड रहेगा। उस सब में गुडविल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर मैं बोलूं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मेन, वो गुडविल भी नहीं है इस यूनिट का, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वैसे ये चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए था आज, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये जब चेंज होगा रेशो, आपको पता है रेशो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पार्टनर्स आपस में किस चीज से जुड़े हुए हैं? हम कैसे बोलते हैं? ए बी सी आर पार्टनर्स, शेयरिंग रेशो 3:1। ये आपस में एक दूसरे के साथ इसी को लेके लिंक है, तभी वो आपस में पार्टनर्स है। अगर इतनी बड़ी चीज ही चेंज कर देंगे हम, जैसे अगर आपने अपना बैच ही चेंज करा लिया, मंडे से ट्यूसडे बैच चले गए, तो आपके सब फ्रेंड चेंज हो गए। ट्यूसडे बैच में ये लोग बैठे नहीं होंगे कोई भी, सारे चेंज हो गए आपके। तो ऐसे ही अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया आपने बेटा, तो इट मीन आपका क्या हुआ? आगे का जितना कुछ भी होना था, जो जो आपको समझाया जाएगा आगे आके, सब चेंज हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या थी में, अब गारंटी है तो गारंटी में भी क्या यूज हो रही थी? पीएसए यूज हो रही थी, लाइक दैट। तो ये एक चैप्टर आएगा जिसको हम आगे आगे स्टार्ट करेंगे। फिर अगर एक न्यू पार्टनर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? एडमिशन। उसमें भी गुडविल का बात आएगा, क्योंकि जब एक नया पार्टनर आएगा तब भी आपकी क्या चीज चेंज होगी, तो उसकी बात हम करेंगे आगे जाके। जैसे ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशो 3:2। अब उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया सी, जिसको 1/6 शेयर देंगे। अब जब उसको 1/6 शेयर दोगे तो अब रेशो क्या बन जाएगी इन तीनों की? 3:2:1। तो एक बहुत बड़ा चेंज आ गया, वहां भी गुडविल की बात आएगी। फिर चलते चलते
आगे जब टाइम निकलेगा तो कोई पार्टनर की रिटायरमेंट भी आएगी, ही इज नॉट फीलिंग वेल, हेल्थ इशू आ गया, तो आप फॉर्म से क्या लोगे, अलविदा, रिटायरमेंट, वहां फिर गुडविल की बात आएगी। फोर्थ, अल्टीमेट डेथ। डेथ अल्टीमेट है कि पार्टनर का अगर डेथ होता है तब भी वहां गुडविल की बात आएगी। तो इट मीन्स हम जो गुडविल चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं, ये अगले 4 चैप्टर में यूज होगा। तो अलग से क्वेश्चन आएगा ये कहना मुश्किल है। अभी तो फिलहाल हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं चैप्टर को, 5 या 6 लेक्चर, 2 हफ्ते लगाएंगे चैप्टर के ऊपर मैक्सिमम, और उसमें हम इतने क्वेश्चंस करेंगे और उसको बहुत हाई लेवल पे जाके लेके जाएंगे। लेकिन जब फाइनल एग्जाम में जाओगे कुछ नहीं आएगा, अगेन वो रहेगा नॉलेज, क्योंकि फाइनल एग्जाम में देखा गया है 99% गुडविल में से क्वेश्चन ही नहीं आता। हाँ, तो गुडविल, हाँ गुडविल का क्वेश्चन आता है लेकिन वो आगे चैप्टर्स में आता है। तब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, गुडविल की ट्रीटमेंट पे फोकस किया जाता है। इसलिए कई बुक्स ने तो इस चैप्टर को अलग से दिया ही नहीं, कई बुक्स ने तो इस चैप्टर को गुडविल को एडमिशन के साथ ही या चेंज इन रेशो के साथ ही मर्ज कर दिया। तो गुडविल को लेके 2 चीजें हमारे सामने आएंगी। नंबर 1, मैं अभी ओवरऑल बोल रहा हूँ, इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, एक गुडविल की वैल्यू कैसे करते हैं, जब तक हमें ये नहीं आता होगा तो हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट करके दिखाओ, एंट्री पास करके दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे, सर वैल्यू बताओ। तो इस चैप्टर का सिर्फ इतना सा रोल है, हमें वो क्या बताएगा, हाउ टू वैल्यू द गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है। प्लस ये चैप्टर नॉलेज के लिए डाला गया आपके सिलेबस में, ताकि आपको गुडविल को लेके सारी बात समझ आ जाए। आज थ्योरी डे है, इंट्रो डे है, तो आज हम गुडविल की थ्योरी को करने वाले हैं, जिसमें से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है थ्योरी में 1 मार्क का, कोई एमसीक्यू टाइप में, कोई केस स्टडी वो बनता है। +1 से आप सुनते आ रहे हो गुडविल का वर्ड, सुनते आ रहे हो, +1 में इंट्रोड्यूस किया था गुडविल, समझाया था नहीं, क्या बोला था कि +2 में आपको आएगी गुडविल की वैल्यूएशन। +1 में से गुडविल को हम किस नाम से जानते हैं, बोलो क्या बोलते हैं उसको, गुडविल बोले तो रेपुटेशन, इतना सबको पता होता है +1 में। और क्या है गुडविल, एसेट है, कहाँ आती है, बैलेंस शीट में। हम गुडविल को ही जानते थे। अब अगर मैं नोट्स में से देखूं, ये जो इंट्रो पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया सब कुछ। गुडविल के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं बेटा। ये मैंने इंस्टीट्यूट के नोट्स ओपन किए हैं और यहां पर हम बुक में आएंगे वापस, गुडविल के मीनिंग, फीचर्स लाइक दैट, वो सब चीजें आएंगी बुक में से। अभी फिलहाल मैं नोट्स ओपन कर रहा हूं। गुडविल का मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीनिंग गुडविल। गुडविल को हम जानते हैं एक गुड नेम और रेपुटेशन के मीनिंग से। आपकी गुडविल है मतलब मार्केट में आपको लोग जानते हैं, आपका एक नेम है, आपकी एक पहचान है। जैसे आईफोन, सुने कभी आईफोन, बोलो सर सुने, किसने नहीं सुना होगा पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में से किसने नहीं सुना होगा, सुना सबने सुना होगा। तो यही उसकी गुडविल है बस, कि आईफोन का नेम, अब वो कैसा है यूज करने में, कंफर्टेबल हो या नहीं, ये यूज करने वाले को पता है, पर सुना हुआ है। क्या सैमसंग के बारे में सुने कि कोई किसी कंपनी का नाम है, तो ये उसकी क्या है, गुडविल। सैमसंग एक ट्रेन का नाम है कि कंपनी का नाम है, अगर आपने कभी नहीं भी यूज की तब भी आपको पता है। मे बी आपके पास सैमसंग का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, इवन देन यू नो। इट मीन्स व्हाट इज द गुडविल, एक नेम जो सुना होता है, और जितना लोगों ने ज्यादा सुना होता है उतनी उसकी गुडविल, इट इज उतना ही उसके कस्टमर्स ज्यादा होते हैं, सिंपल। उससे गुडविल, उससे बिजनेस को क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करने का एक चांस मिलता है। क्योंकि जितने लोग ज्यादा सुनेंगे सैमसंग के बारे में, हो सकता है जब वो मोबाइल परचेज करने जाए तो बोले कि एक सैमसंग का मोबाइल दिखा दो, उनको पता नहीं कि क्या है वो, पर सुना हुआ है कि एक अच्छी कंपनी है ये। तो हम जब कुछ परचेज, अच्छा कई चीजें तो कंपनी के नाम से फेमस हो जाती हैं। हम बोलते हैं कोलगेट चाहिए, जबकि कोलगेट कंपनी नाम है। हम टूथपेस्ट नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, कोलगेट। कई चीजें तो कंपनी के नाम से फेमस हो जाती हैं, अगर वो कंपनी ने इंट्रोड्यूस की सबसे पहले। तो आप देखना कई चीजों को आप कंपनी के नाम से जानते हो। तो ये कंपनी की क्या है, गुडविल है। तो कोई पर्सन पहुंच जाएगा तो बोलेगा कोलगेट या कोई ऐसा कोई पेज दिखाओ, तो वो एक नाम जरूर बोलेगा, क्योंकि ये लोग ऐड बहुत करते हैं।
कोलगेट की बहुत ज्यादा ऐड आती है, इसलिए कोलगेट का नेम ज्यादा सुनते हैं और पेप्सोडेंट का नेम कम सुनते हैं। पर पेप्सोडेंट भी तो है इसी फील्ड में, है या नहीं, बट हम उसका नाम कम सुनते हैं। तो इसलिए गुडविल का एक ही मीनिंग है बेटा, जिससे पूरी गुडविल की ट्रीटमेंट समझ आने वाली है हमें। वो क्या है? गुडविल एक रेपुटेशन है जिससे कस्टमर्स आपके पास आते हैं, आपका नाम सुन के आते हैं, और उससे आपको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। मोर गुडविल, मोर कस्टमर, मोर प्रॉफिट। इसलिए गुडविल को भी हम बिजनेस की क्या मानते हैं? एसेट। क्योंकि एसेट्स की जो बेसिक डेफिनेशन है बेटा, उसमें ये कहा गया है, एसेट मींस दोज वैल्यूएबल्स व्हिच गिव सम बेनिफिट्स टू फर्म, व्हिच ब्रिंग सम बेनिफिट टू फर्म। मेरी वो एसेट है जिससे मुझे कुछ फायदा होने वाला है। जैसे ये प्रोजेक्टर मेरी एसेट है, मुझे इससे फायदा होता है, रोज होता है। जो चीज मुझे आपको बतानी है, दिखानी है, मैं यहाँ पे ले आता हूँ आपके लिए, चाहे वो बुक का मैटर हो या मेरे नोट्स का मैटर हो। तो ये भी मेरी क्या बन गई? एसेट। तो गुडविल भी एक एसेट है। पर प्रॉब्लम क्या है? हम प्रोजेक्टर के लिए चैप्टर क्यों नहीं बनाते? फर्नीचर का, बिल्डिंग का चैप्टर क्यों नहीं बनता? वो भी तो हमारी एसेट्स है। पर प्रॉब्लम क्या है? उन एसेट्स को वैल्यू करना बहुत ईजी है। बिल्डिंग जितने की खरीदी वही उसकी वैल्यू है, फर्नीचर कितने परचेज किया वही उसकी वैल्यू है। बट गुडविल दिखती ही नहीं। गुडविल सिर्फ हमें फील होती है कि हाँ सर नाम सुना हुआ है, इसलिए दिखती नहीं है। इसलिए क्या है? इनटेंजिबल। एसेट तो है बट कौन सी? इनटेंजिबल। मैं कीवर्ड्स के ऊपर आपको बता रहा हूँ, विदाउट रीडिंग थ्योरी। थ्योरी पढ़ना बोरिंग होता है स्टूडेंट के लिए भी और मेरे लिए भी। तो सिर्फ इनके कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए कि एक ऐसी एसेट है जो सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती, बस फिर भी एसेट है, क्योंकि ये आपके लिए कस्टमर्स को खींच के लाती है। इसलिए कहाँ शो होती है? एसेट साइड। कहाँ पर? बैलेंस शीट में। कौन सी एसेट? दो नाम है बेटा इसके, फिक्स्ड, इंटेंजिबल एसेट। लेकिन जब हम एक्चुअली एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स दो होती हैं, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। आगे जाके बात करेंगे हम। तो अभी फिलहाल के लिए आप सोल ट्रेड से निकले हो, पार्टनरशिप में आए हो, तो आप अभी फिक्स एसेट बोल सकते हो। बट जब आप कंपनी में एंटर करोगे तो आपको बोला जाएगा फिक्स एसेट बोलना अलाउड नहीं है, नॉन करंट। तो गुडविल हमारी एक फिक्स्ड एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, बट ये कोई फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस क्या होता है? स्क्रैप, लॉस, जो एसेट नहीं होती बट एक लॉस होता है, जो इसलिए हमारी बैलेंस शीट में पड़ा होता है कि हमने उसको अभी तक राइट ऑफ नहीं किया। ये तुम्हें अभी समझ आएगा पार्टनरशिप में, कि पार्टनरशिप में कुछ पड़ा होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि अभी तक हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो जब तक पड़ा रहेगा तब तक वो क्या दिखेगा? एसेट, क्योंकि बैलेंस शीट में पड़ा है। किस साइड? एसेट साइड। क्योंकि नेचर क्या उसकी? डेबिट। उसकी नेचर क्या है? डेबिट। लेकिन वो एक्चुअल एसेट नहीं होता। जैसे बेटा मुझे कोई लॉस हो गया 1 लाख रुपए का, मैंने उसको बैलेंस शीट में रख लिया संभाल के। संभालने की जगह कहाँ है? बैलेंस शीट में है। जो चीज पीएल में आएगी वो तो खत्म हो जाएगी। अगर मुझे किसी लॉस को संभाल के अगले साल भेजना है तो वो क्या बन जाएगी? एसेट। बट वो कौन सी एसेट है? फिक्टिशियस। फिक्टिशियस एसेट है। इसलिए ये सारे जो कीवर्ड्स आपको बताए, यही आपके एग्जाम में आते हैं कि गुडविल क्या है और क्या नहीं है। इसको एक बार रीड करो, डेफिनेशन रीड करिए इसकी गुडविल की, ये आपके नॉलेज के लिए जस्ट। अभी फिलहाल आपको न्यूमेरिकल पार्ट में ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो थ्योरी के नोट्स की एक बुकलेट ही मैं आपको एक साथ दे दूंगा, सभी चैप्टर्स की साथ साथ करवा रहा हूँ। चैप्टर 1 के भी नोट्स आपको साथ साथ करवा दिए थे। किसी को इमरजेंसी हो तो संजीव सर से कभी भी ले सकते हो, अदरवाइज आपको एक साथ मिल जाएंगे एज ए बुकलेट, इसमें सब मिलेगा ये। हाँ, अब ये मॉडर्न मीनिंग आया था बेटा। ये जो मैंने अभी तक आपको बताया ना, ये क्लासिकल मीनिंग था गुडविल का। अभी मॉडर्न मीनिंग है। मॉडर्न मीनिंग क्या है? गुडविल इज दैट अमाउंट विच रिप्रेजेंट द रेपुटेशन। ये तो क्लियर है। इसे हम अपनी बुक्स में दिखाएंगे। व्हेन अ रनिंग बिजनेस इज परचेज्ड और सम वैल्यूएबल एसेट आर परचेज्ड,
मीन्स हम सिर्फ उसी गुडविल को दिखाएंगे बुक्स में जो हमने खुद परचेज की है। ये परचेज कैसे होती है फिर? ये तो अजीब सी बात लगती है। मान लो मुझे टीच करते करते इतने साल हो गए, तो मैंने गुडविल बना ली अपनी, ठीक है, उसका रीजन जो भी रहा हो, उसके पीछे जो भी फैक्टर्स रहे हो, लेकिन मैं गुडविल परचेज कैसे कर सकता हूँ? ये सर राजवीर सर अगर कोई ऑलरेडी पहले से बिजनेस चल रहा है, गुडविल अलग परचेज कैसे करोगे? गुडविल दिखती तो है नहीं सर। अगर उसकी वैल्यू नहीं नहीं, कंपनी नहीं खरीद सकते। सैमसंग कैसे खरीदोगे? सर जैसे कोई फर्म है, अगर उसकी रेपुटेशन काफी है, अगर उसकी वैल्यू 10 लाख है, मतलब जो उसके एसेट है, और अगर हम 15 लाख देते हैं, हम ये कह सकते हैं जो 5 लाख हमने दी है वो हमने उसकी गुडविल परचेज की है। यस, एक तो ये मीनिंग है जो सिमांशु कह रहे हैं कि अगर कोई फर्म 10 लाख की है और मैं उस फर्म को 10 लाख की जगह पे 15 लाख में खरीदने को तैयार हूं, तो 5 लाख जो मैंने एक्स्ट्रा दिए वो क्या है? गुडविल है। 5 लाख जो एक्स्ट्रा दिए मैंने वो क्या है? उसकी गुडविल। इस तरह से जरूरी नहीं कि हम फर्म ही खरीदेंगे, लेकिन हम अगर फर्म खरीद रहे हैं तो हमें उसकी गुडविल भी मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। मैं विदाउट गुडविल भी ले सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई इंस्टीट्यूट परचेज की, मैंने कोई इंस्टीट्यूट परचेज किया, तो क्या परचेज किया? उसका एसी और फर्नीचर। उसका नाम परचेज नहीं किया, नाम ही तो मेन था। तो जब वो इंस्टीट्यूट यहाँ से हटेगी, वो अपना बोर्ड उतार लेगी और मैं अपना बोर्ड लगा दूंगा। और अगर मैं मार्केट में नया हूं तो मुझे कौन जानते हैं? जानते नहीं। मैं लिख दिया एबीसी कोचिंग सेंटर, तो अब एबीसी कोचिंग सेंटर को जानता तो है नहीं। जो पहले कोचिंग सेंटर था उसको सब जानते थे, पर जाते हुए तो क्या बोल गया कि सर हम आपको सिर्फ क्या बेच रहे हैं, ये पूरी इंस्टीट्यूट बेच रहे हैं, फर्नीचर, एसी, प्रोजेक्टर, सब कुछ बेच रहे हैं, लेकिन नाम नहीं बेच रहे। डोंट यूज अवर नेम। अगर हमने यहां देख लिया ना हमारा नाम लिखा है, तो फिर केस हो जाएगा आपके ऊपर, या तो खरीदो फिर नाम। तो मैंने बोला ठीक है, नाम भी खरीद लेते हैं। तो बोले ठीक है 5 लाख एक्स्ट्रा दो, फिर हमारा बोर्ड लगा लेना। क्या आपने सेक्टर 22 में कहीं देखे कहीं सैमसंग का बोर्ड लगाओ? कोई ऐसी शॉप देखी जहाँ पे लिखा हो सैमसंग? कहीं भी, मतलब किसी मार्केट में। 22 तो चलो है ही, वो हब है, लेकिन कहीं भी देखा हो? आपको तो दिखी होगी ना कि सर हाँ हमने देखा है, बड़ा सा एलजी लिखा होता है, बड़ा सा सैमसंग लिखा होता है, नीचे लिखा होता है बंसल टेलीकॉम, छोटा सा। अब अंदर बंसल बैठे है, अंदर खन्ना बैठा है। बोलोगे ऊपर क्यों लगाया ये सैमसंग क्यों लगाया है? बोलेंगे हमारे पास फ्रेंचाइजी है, हम डीलर है। हर कोई अपने को क्या बोलता है? वी आर द ऑथराइज्ड डीलर ऑफ सैमसंग। तो सैमसंग खरीदा नहीं उन्होंने, इतनी औकात नहीं है उनकी, क्योंकि सैमसंग खरीदने के लिए आपको पता है कितने करोड़ रुपए चाहिए होंगे, जितने है भी नहीं किसी के पास। सिर्फ वो सैमसंग से एक परमिशन मांग रहे हैं, क्या कि सर प्लीज हमें ना ऊपर बोर्ड लगाने का परमिशन दे दो, हम ऊपर लिखेंगे सैमसंग बस, और नीचे आपका मोबाइल बेचेंगे और कुछ नहीं। तो शॉप में क्या मिलता है? सैमसंग का मोबाइल, और वो है ऑथराइज्ड डीलर ऑफ सैमसंग। ये भी गुडविल है बेटा। यहां हमने कंपनी नहीं खरीदी, यहां हमने कंपनी का सिर्फ नाम यूज करने का टाइटल या राइट खरीदा है। ये भी क्या होती है? गुडविल होती है। और ये मेरे लिए काम करेगी, क्योंकि जब मैं सैमसंग का बोर्ड लगाऊंगा तो मेरे सेक्टर के जितने भी कस्टमर्स है सैमसंग के, वो जब भी कोई मोबाइल परचेज करेंगे सबसे पहले मेरे पास ही आएंगे। फिर अगर उनको प्राइस ठीक नहीं लग रही तो शायद 22 सेक्टर चले जाए कि सर 22 सेक्टर में सस्ता मिलता थोड़ा सा मोबाइल, वो अलग बात है, वहाँ एक पूरा वहाँ पे मिल जाएगा आपको, होलसेल रेट में मिल सकता है। लेकिन अगर मैं भी उस रेट पे बेचना शुरू कर दूं तो 20 सेक्टर छोड़ के क्यों जाएगा कोई 22? गॉट इट? पर सैमसंग का नाम सुन के एक और तो पक्का मेरे पास आओगे कि सर क्या आपके पास सैमसंग का नया मोबाइल आया है, नया मॉडल आया है? आया तो दिखाओ, फिर कितने का दोगे? ये दो बातें होती है। बाकी गुडविल किसकी काम करी होती है? सैमसंग की। क्योंकि वो खन्ना है या वो बंसल है इसलिए नहीं गुडविल बन रही, गुडविल किसकी है? सैमसंग की है। ये इसका मॉडर्न नेम है बेटा गुडविल का, कि गुडविल बुक्स में तभी शो होगी अगर आप उसको खरीद के लाए हो। इसका मतलब गुडविल दो तरह की होगी, एक गुडविल जो मैं खुद बनाता हूं, यस सेल्फ जनरेटेड, एक मैं खुद बनाता हूं, और दूसरी परचेज करते हैं। तो बुक्स में दिखाना कौन सी अलाउड है? परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड दिखाना अलाउड नहीं है। खुद की गुडविल तो बोल दो 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। कई लोग बोलते हैं सर नाम ही बहुत है हमारा, तो फिर उसकी वैल्यू कैसे करें? फिर वैल्यू तो होगी नहीं। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इस पे अप्लाई होता है बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26
इंटेंजिबल एसेट्स पे बना हुआ है। तो वो ये कहता है कि गुडविल तभी बुक्स में शो होगी अगर आप या तो कोई कंपनी खरीद रहे हो लेकिन ज्यादा वैल्यू पे, 10 लाख की कंपनी 15 लाख में, 5 लाख क्या होगी गुडविल, जैसे सिमांशु ने कहा। दूसरा, वो गुडविल जो कंपनी को खरीदे बिना ही कंपनी की सिर्फ क्या लेने पे मिल जाती है, डीलरशिप। और डीलरशिप देने के क्या मांगते हैं, 50 लाख। तो 50 लाख में वो क्या दे रहे हैं, अपनी गुडविल। बड़ी जितनी बड़ी कंपनी होगी उसकी डीलरशिप उतनी ही महंगी होगी। मेरे को बोले कि 5 लाख दो, आप बोर्ड लगा लो हमारा, सिर्फ बोर्ड लगाने की परमिशन मिल रही है 5 लाख में। बाकी तो मोबाइल तो खरीदना पड़ेगा उनसे भी, उसके अलग पैसे देने पड़ेंगे, सिर्फ डीलरशिप लेने के पैसे होते हैं वो। ठीक है, सो ये डेफिनेशंस हैं। फीचर्स ऑलमोस्ट मैंने बता दिए। देखो, नंबर 1 इंटेंजिबल है, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ये हमारे बिजनेस में चेंज होती रहेगी क्योंकि ये सेम नहीं रह सकती। जितने भी बिजनेस की ग्रोथ होगी, जैसे मान लो मैं लास्ट ईयर कमाता था 5 लाख, अब कमा रहा हूँ 8 लाख, गुडविल बढ़ गई। फिर कमा रहा हूँ 15 लाख। आपने ध्यान दिया मैंने गुडविल को किस वे में बोला, प्रॉफिट के वे में, क्योंकि गुडविल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, प्रॉफिट। जिस बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा है उसकी गुडविल ज्यादा है। इट डजंट मैटर कि बिजनेस कौन सा है। बिजनेस है तो तुम पानी पूरी का कर लो, चंडीगढ़ में चलता है बहुत पानी पूरी का बिजनेस भी अच्छा बिजनेस है, सिर्फ क्या देखा जाएगा, प्रॉफिट। तो कई पानीपुरी वाले रेस्टोरेंट से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो गुडविल किसकी है, पानीपुरी वाले की। तो जिसका प्रॉफिट ज्यादा उसकी गुडविल भी ज्यादा। तो गुडविल का मीनिंग प्रॉफिट है, लेकिन ये कभी सेम नहीं रहती, हर साल, हर 5 साल के बाद चेंज होती रहती है। उसके बाद ये बता दिया बिजनेस के साथ हम परचेज सेल कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन का इससे कोई लिंक नहीं है कि ये केस स्टडीज में आता है बेटा। सीबीएसई के लास्ट जितने भी क्वेश्चन आए केस स्टडीज में, उनसे क्वेश्चन उठाए गए हैं ये। क्या डेप्रिसिएशन का लिंक है गुडविल से, नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो किस पे लगता है, एसेट्स पे। मैं बात कर रहा हूँ कौन सी एसेट की, इंटेंजिबल, जो दिखती ही नहीं, उसमें गुडविल, उसमें डेप्रिसिएशन क्या लगेगा। गुडविल अगर कम होगी तो सिर्फ एक ही रीजन से, अगर मेरे बिजनेस के क्लाइंट्स कम होते हैं, प्रॉफिट कम होता है, तो गुडविल कम हो जाएगी। ये तो बता ही दिया आपको। अब फटाफट करते हैं, गुडविल के फैक्टर्स कौन सा है बेटा। नंबर 1 सबसे अच्छा फैक्टर, लोकेशन। कल से हम अपने इंस्टीट्यूट को राजपुरा शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप में से कितने स्टूडेंट पढ़ने आएंगे वहाँ, हैंड रेज करो। चलो, ऑनलाइन भी एक बार भूल जाते हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस नहीं होंगी, नेटवर्क इशू है वहाँ राजपुरा में, तो राजपुरा में पढ़ने के लिए कौन आएगा, बस खत्म होगी गुडविल। मेरे अभी तक की कितनी मेहनत, जितना भी मैंने आपके ऊपर हार्डवर्क किया, समझाया, इतना अच्छा कुछ भी है ना, जितना भी कुछ है, आपने एकदम से जीरो कर दिया, दिल तोड़ दिया, ये बोल के सर हम में से तो कोई नहीं आएगा। बाकी से पूछ लो, ट्यूसडे बैच वालों से पूछ लो, मंडे बैच में से एक बच्चा राजपुरा नहीं आएगा। रीजन क्या है, लोकेशन। क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल राइट है कि सर अब आप राजपुरा जा रहे हो, राजपुरा कहाँ चेज करें हम आपको, आप तो कल को दिल्ली चले जाओगे, रोज अप डाउन कैसे करेंगे हम। राजपुरा हमारे लिए अप्रोचेबल नहीं है। नो डाउट हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अप्रोचेबल तो रहो ना, ठीक है। हम राजपुरा नहीं जा सकते, 20 सेक्टर में आ सकते हैं। अच्छा, मैं अपना सेक्टर 21 में शिफ्ट करूँ सेंटर, तो कौन आएगा, सब आ जाएंगे। 21 20 में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं। कुछ लोग तो और खुश हो जाएंगे, सर तो आप हमारे सेक्टर में आ गए, अब तो 20 तक भी चलना नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। 20 सेक्टर में ही मैं 4 शोरूम आगे जा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा। और कई बार तो ढाबे की बात जब करते हैं ना, ढाबे पे तो क्या मैटर करती है, ढाबा देखा है किसी ने। तो जब भी हम लॉन्ग रूट पे निकलते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो मोस्टली हम अपनी गाड़ी ढाबे पे रोकते हैं। हम ये नहीं पूछते कि इस एरिया का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा, और हम 4 किलोमीटर अंदर जाकर वहां जाते हैं। हम दिल्ली जा रहे हैं लंच करने, तो कहाँ रुकेंगे, ढाबे पे, क्योंकि मेन रोड ढाबों के लिए बेस्ट है। वो भी पास में अगर रिवर चल रही हो, है ना, बच्चों के लिए उन्होंने कुछ लगा रखा हो वहाँ पे खेलने के लिए, है ना, और पार्किंग का स्पेस बढ़िया हो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगाई रखी हो, है ना, कुछ भी, मतलब आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। चलो ढाबा तो ढाबा ही है, पर ढाबे में इतना कुछ मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, वो भी टेस्टी है, बाकी फैक्टर भी काम करेंगे। लेकिन यही ढाबा अगर मेन रोड पे है तो चलेगा, लेकिन साथ में फेवरेबल क्या है, पीछे हिल्स हैं, पास में रिवर है, पास में कुछ और भी बना दी उन्होंने ऐसी कि बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर, कुछ भी वो स्विंग्स वगैरह लगा देते हैं,
है ना, तो और अट्रैक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से आपकी लोकेशन क्या होगी, फेवरेबल। फिर लोग जानबूझ के रुका करेंगे वहां पर। वो 1 घंटा पहले लंच करना था, बोलेंगे अभी रुक जाओ 1 घंटा, अभी वो ढाबा आने वाला है 1 घंटे बाद, वहीं लंच करते हैं। वहाँ खाना भी खा लेंगे, बच्चे खेल भी लेंगे, तंग भी नहीं करेंगे हमें। तो ये फेवरेबल हो गया, क्योंकि पेरेंट्स को होता है कि बच्चे अपना बिजी हो जाएं, हम खाना तो खा लें, तो वो उनको वहाँ पे गेम्स पे लगा देते हैं। ये एक लोकेशन है, ढाबा बहुत चलने वाला है, ये ढाबा हवेली से ज़्यादा चलने वाला है, प्रॉफिट ज़्यादा देगा आपको, खाना टेस्टी होना चाहिए, लेकिन लोकेशन सबसे मैटर करती है बेटा। इसलिए कई बार बोल देते हैं कि होटल्स का एक सेक्टर बना दिया उन्होंने, मोबाइल मार्केट का एक सेक्टर बना दिया, तो सब लोग वहाँ पे मोबाइल खरीदने ही आते हैं। तो एक होगी लोकेशन। दूसरा, बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी goods for the customer will have more goodwill. For example, BMW, Audi, Mercedes, ये जो ब्रांड्स हैं, 5-7 लाख की गाड़ी गाड़ी मिल जाएगी इनके पास। तो इन्होंने एक अपनी ब्रांड इमेज बना ली। अब जिसने 50 लाख की गाड़ी खरीदनी है, तो वो सोचेगा फॉर्च्यूनर लूँ, या उसके आसपास BMW मिल जाएगी। तो वो 50-60 लाख की रेंज वाला कस्टमर सोचना शुरू कर देगा ये चीज़। वो फिर मारुति को तो नहीं सोचने वाला कि मेरी लिस्ट में मारुति भी है और मर्सिडीज भी है। ये कैसी लिस्ट हुई, मारुति का कंपैरिजन मर्सिडीज से कैसे हो सकता है, लगाने तो 60 लाख है, मारुति बोली 60 लाख की गाड़ी मैंने आज तक बनाई नहीं कभी, हमारे पास कस्टमर ही नहीं 60 लाख वाला। कोई 60 लाख कस्टमर मारुति के शोरूम पूछते नहीं क्या हाई एंड गाड़ी आपके पास, जिसको मैं फॉर्च्यूनर से कर सकूं या उसको मर्सिडीज से कर सकूं, नहीं, ये ब्रांड से अलग बन गए। तो ना आपके बिजनेस का नेचर क्या है, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी गुडविल कैसी है। तो BMW की जो गुडविल है मारुति से बहुत ज्यादा बड़ी है, जबकि मारुति ज्यादा सेल होती है। एक पार्किंग में आपको 5 गाड़ियां मारुति की मिलेंगी, BMW शायद एक भी ना मिले, लेकिन उन्होंने हाई वैल्यू प्राइस प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, लाइक दैट, प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं वो। स्टेबल कस्टमर भी है, तो फॉर्च्यूनर चलाने वाला मारुति चला नहीं सकता, मारुति वाला जो चला लेगा फॉर्च्यूनर अपना गुल्डा समझ के, लेकिन वो वाला कस्टमर जो फॉर्च्यूनर चला रहा है मारुति का स्टेयरिंग पकड़ नहीं सकता वो, राइट। तो इन्होंने एक ब्रांड इमेज बना ली कि जो हमारा कस्टमर हमारे पास ही रहेगा, वो जाएगा नहीं कहीं भी और। मैनेजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है बेटा, मैनेजमेंट कैसी है, जिस फर्म की गुडविल ज़्यादा है ये डेफिनेटली कहा जाएगा उस फर्म की मैनेजमेंट भी अच्छी है। तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल की ज़्यादातर बुराई करते हो, उसके अगेंस्ट होते हो तुम, क्यों परेशान होते हो, स्कूल से परेशान नहीं होते, किससे, मैनेजमेंट से। अब तो सर क्या है, मैसेज तो करते नहीं, ये बताते नहीं, या ये तंग करते हैं, बुला लेते हैं, ऐसे वैसे। आप जब भी बात कर रहे होगे मैनेजमेंट की बात करोगे, चाहे वो स्कूल टीचर हो या कोई और स्टाफ का मेंबर हो, वो उसका बिहेवियर ठीक नहीं आपके लिए, तो आप अगर बुराई कर रहे हो तो मैनेजमेंट की बुराई कर रहे हो। तो बेसिकली बुराई किसकी हो रही है, स्कूल की। नाम किसका खराब हो गया, स्कूल का, बिना मतलब के। स्कूल में कुछ किया नहीं था, मैनेजमेंट अच्छी नहीं वहां पे, आपको बुला के 2-2 घंटे बिठा के देते हैं, करवाते कुछ है नहीं, फिर बोलते जाओ, बोलते बुलाई क्यों तो आज 2 घंटे। तो ये क्या होगी, मैनेजमेंट खराब होगी, लाइक दैट। उसके बाद मार्केट सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन क्या होती है बेटा, आप सबको पता है मार्केट में क्या चलता है, कंपटीशन कैसा है। या तो भी तुम ये बन जाओ मोनोपोली, कुछ ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जैसा कोई बेचता ही नहीं है, फिर तो तुम क्या हो, मोनोपोली। जैसे कॉमर्स पढ़ाने का लाइसेंस पूरे चंडीगढ़ में मेरे पास है, अगर मैं ऐसा बोलूं फिर तो होगी मोनोपोली। पर कॉमर्स तो कोई घर पे बैठ के पढ़ा रहा है। इट मीन मैं एक ऐसे बिजनेस को कर रहा हूँ जिसमें ऑलरेडी हजारों लोग लगे हुए हैं, तो इस बिजनेस की उतनी ज्यादा गुडविल तो नहीं होती जितनी इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस की है। इलेक्ट्रिसिटी कौन बनाता है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। तो आप सबके घर में किसका कनेक्शन है, चेक करना घर जाके, आपके पास गवर्नमेंट का कनेक्शन है या सैमसंग कंपनी का है इलेक्ट्रिसिटी का। ये मोनोपोली बेटा उनकी। हर घर में अगर एक ही कंपनी का कनेक्शन है तो उस कंपनी ने अपनी क्या बना ली, मोनोपोली, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अपने पास क्या रखा, मोनोपोली राइट। गवर्नमेंट किसी को दे रही है, ओके प्राइवेटाइजेशन होगी है इसके अंदर, लेकिन गवर्नमेंट के कहने पे हो रही है, ठीक है। गवर्नमेंट चाहकर अपना कॉम्पिटिटर मार्केट में लेके आएगी, नहीं तो लेके नहीं आएगी। इसलिए अगर चंडीगढ़ का पूरा चार्ज मेरे पास होता कॉमर्स पढ़ाने का, तो कॉमर्स की क्या होती है मेरे पास, मोनोपोली। तो लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे सेक्टर 20 में लिक्कर बेचने का लाइसेंस किसी ने ले लिया, तो 20 सेक्टर में लिक्कर वही बेच रहे हैं या 2 लोग बेच रहे हैं, तो उनको क्या मिल गया, लाइसेंस। या एक बंदे को मिला, उसने 2 ब्रांचेस बना दी अपनी, तो वहां पे लाइसेंस चलता है।
तो एक ही बंदा बेच रहा है पूरे पूरे सेक्टर को, ऐसा लाइसेंस वहां पे क्या क्रिएट कर देता है, आपकी मोनोपोली। तो मोनोपोली से क्या बनेगी, गुडविल। रिस्क फैक्टर, जितने रिस्क ज्यादा लोगे, ये सोच जिन लोगों ने बिजनेस करने आ गया कि बेटा अगर आपको बिजनेसमैन बनने आ गया कि तो रिस्क फैक्टर से फेस करना पड़ेगा। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, और जितना बड़ा प्रॉफिट उतनी बड़ी। तो इसलिए रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी हर एक किसी की नहीं होती। सैमसंग रिस्क ले लेता है, ये कंपनीज के पास पैसा है रिस्क लेने को। जियो रिस्क लेता है, रिलायंस कंपनी रिस्क लेती है, एक ही 1.5 साल आपको फ्री डाटा देती है, फिर देखो सबके फोन में जियो चल रहा है। रिस्क लिया ना उन्होंने, 1 साल पूरा फ्री दिया था इंटरनेट, वो चक्कर में हम लोगों के पास नंबर आ गया और वो नंबर शेयर कर चुके और नंबर चेंज नहीं कर पा रहे। तो ऐसा रिस्क लिया था उन्होंने, तो उसकी उनको गुडविल मिली। एयरटेल से ज़्यादा कनेक्शन थे 1 साल में जियो के पास, जबकि जियो तो अभी आया था मार्केट में। उन्होंने फंडा पे काम किया, एक गुडविल क्रिएट की अपनी, फ्री दिया, और फ्री भी दिया तो सबको क्वालिटी अच्छी मिली। तो जब फ्री में क्वालिटी दे रहे हैं, पैसा लेके तो देंगी। तो एक बिलीव सिस्टम बन गया हमारा जियो के ऊपर। टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर क्या है, बिजनेस जितना ओल्ड होता जाएगा उतना क्या होता जाएगा, वेल एस्टेब्लिश्ड। जैसे एक डॉक्टर 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके तो कस्टमर है, पेशेंट ही पेशेंट है। घर में एक पर्सन, आपके दादा जाते थे डॉक्टर के पास, तो आपके फादर भी उसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, है ना ऐसा। ग्रैंडफादर जहाँ जा रहे थे वहीं आपके फादर जा रहे हैं, और आपके फादर उन्हीं को आपको दिखा रहे हैं। 3 जनरेशन फैमिली की एक ही डॉक्टर के पास जा रही हैं। तो ऑब्वियसली बेटा उस डॉक्टर की गुडविल ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि उसका नाम पुराना हो चुका। तो जितना पुराना नाम है उतने कस्टमर्स क्या है, ज़्यादा है। जैसे 2 साल पहले मैं या 1 साल पहले मैं आपको नहीं जानता था, तो क्या मेरे क्लाइंट थे, अब तो हो 1 साल ही हुआ है ऑलमोस्ट, क्योंकि आप सबसे पहले जून में मिले थे मुझे, अभी नई जून आई भी नहीं। तो 1 साल के अंदर अंदर ही मैं आपको जानता हूँ। 1 साल पहले मैंने आपका फेस देखा भी नहीं था, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, चाहे नाम मेरा आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन हम जानते नहीं थे। तो 1 साल में मेरे नए क्लाइंट्स ऐड हो गए, सिंपल। तो गुडविल बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी ना। जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो तो अभी भी हैं, आपके ब्रदर सिस्टर तो अभी भी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, लेकिन नए क्लाइंट्स ऐड हो गए। दैट क्रिएट्स गुडविल, दैट क्रिएट्स मोर प्रॉफिट्स। कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत से हैं, आई थिंक मैं फास्ट ट्रैक पे आपको बता दूं, क्योंकि बुक्स में इतने दिए नहीं हुए, यहाँ पे सब लिख दिए, क्योंकि ना एग्जाम में इसके ऊपर आता है क्वेश्चन, किसके ऊपर आता है, फैक्टर्स के ऊपर। कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिस बिजनेस की कैपिटल ज्यादा है वहां गुडविल ज्यादा है। लाइसेंस बता दिया आपको। पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट बताने की जरूरत नहीं है, जो कंपनी ऐड ज्यादा कर रही है उसी का नेम हम सुनते हैं। तो जब भी टूथपेस्ट की बात आती है कोलगेट वर्ड ही निकलता है मुंह से, फिर हम सोचते हैं कि कोलगेट के अलावा और भी होंगे, सोचने पे वो याद आते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोलगेट सबसे पहले आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऐड कोलगेट पेप्सी कोक ही करते हैं। कोल्ड ड्रिंक का नाम पेप्सी कोक ही बन गया, बाकी हम भूल ही गए कि बाकी कंपनीज भी हैं, क्योंकि ये लोग ही ऐड करते हैं बस पेप्सी कोक। अब गर्मी शुरू होगी, पेप्सी कोक की ऐड होनी शुरू रहती है। इनको जानते भी हैं फिर भी ऐड करते हैं, ताकि इनका नाम हमारे दिमाग में बना रहे, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर प्रोजेक्ट, सॉरी फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये है जैसे सपोज मेरे पास स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे 2-3 स्कूल हैं हमारे पास जिनका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है मोबाइल ऐप के लिए। उनके बच्चे सिर्फ हमें मोबाइल ऐप पे ही देखते हैं, तो मेरी गुडविल बन गई। अब जिस स्कूल तक मेरी अप्रोच नहीं थी, शिमला में 2 स्कूल्स हैं जहाँ तक मेरी अप्रोच हो नहीं सकती कभी, ना वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं आके, ना मैं वहाँ पढ़ाने जा सकता हूँ। मैं ईयर में एक बार तो जा सकता हूँ मिलने बच्चों को, ओरिएंटेशन देने, कभी संडे को चला गया, लेकिन मैं रोज़ वहाँ जाऊँगा तो यहाँ कैसे आऊँगा। लेकिन मोबाइल ऐप के थ्रू हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं डेली। आपका ये लेक्चर वो भी सुनेंगे बाद में। तो इसका मतलब क्या है कि फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी गुडविल बढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने एक प्रिंसिपल को अप्रोच किया किसी के लिंक से, वो मेरे से मिला, उसने मुझे क्या दे दिया, कॉन्टैक्ट दे दिया। अदरवाइज हम कैसे मिलेंगे, प्रिंसिपल मिलने से मना कर देगा। तो आप जहां से यूनिफॉर्म परचेज करते हो उसके पास क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है किसका, स्कूल का। जहां से आप बुक्स परचेज करते हो स्कूल की, अभी तो खैर कॉमर्स में आगे स्कूल की बुक्स नहीं है, बट 10 तक ऑलमोस्ट हर प्राइवेट स्कूल की अपनी बुक्स होती हैं, और वो किसी एक बुक सेलर से मिलती है, एक सेलर से यूनिफॉर्म मिलती है। तो सोचो जहां जहां से आपने यूनिफॉर्म खरीदी है 10 तक, उसके पास क्या है, उस स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट है। और एक बंदा तो ऐसा बैठा है 22 सेक्टर में, उसके पास कई स्कूल्स का कॉन्ट्रैक्ट है,
कितना प्रॉफिट कमा रहा है, उसे कुछ और बेचने नहीं है, उसके पास सिर्फ हर स्कूल की क्या मिलती है, यूनिफॉर्म। तो वो होगी गुडविल उसकी। पेरेंट्स आते हैं, कितना भी बिल 3450 रुपीज, 50 रुपीज भी डिस्काउंट नहीं, पूरा 3450, क्योंकि बोलते हैं सर इसमें से स्कूल को भी तो जाना शेयर, स्कूल से क्या मिला हमें, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसे ऐड करने की जरूरत नहीं है, स्कूल खुद उसका विजिटिंग कार्ड पेरेंट्स को देता है कि वहां जाओ, वहां से हमारी क्या मिल जाएगी, यूनिफॉर्म। तो ये है बेटा गुडविल बनाने के तरीके, फैक्टर्स। इनमें से जो आपको ठीक लगे उसे यूज कर सकते हो अपने लिए तुम कल को बिजनेस में, इनमें से किसी को भी आ सकता है। फ्यूचर प्रोजेक्शन, ट्रेंड और प्रॉफिट्स, डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस का फ्यूचर कैसा है, मार्केट कैसी है, ये चलने वाली मार्केट है या बंद होने वाली मार्केट है, उस पर भी गुडविल डिपेंड करती है। फिर अदर फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें बेटा जो हमारी गुडविल को डिसाइड करती है। इनमें से कोई भी एक फैक्टर आ सकता है। आप कह लो कि अगर 30-40 बुक्स हैं पूरे इंडिया में, उन सब के फैक्टर्स यहाँ पे हैं। हाँ, अगर हम अपनी बुक देखें, अपनी बुक में कुछ एक फैक्टर्स गिवन है और वो सब मैंने करवा दिए। फीचर्स मैंने देखो मीनिंग बता दिया गुडविल का, डेफिनेशन होगी, फीचर्स होगी, उसके बाद टेंजिबल और इनटेंजिबल के ऊपर जो रूल था वो आपको बता दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इस पर लगता है और ये बताता है कि गुडविल को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे अगर अगर हमने उसको परचेज किया। या पढ़ लेना एक बार खुद से। अच्छा, इसको रीड करो अभी, अगर सामने से कंफर्टेबल है तो यहाँ से, नहीं आपकी बुक में भी है बेटा, आपकी बुक में पेज नंबर 2 है। देखो ये भी वही सेम है। अगर मैं कोई फर्नीचर परचेज करता हूँ बेटा जिसकी लाइफ 10 साल होती है, तो ऐसे गुडविल भी जब हम खरीदते हैं ना, तो उसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं, बिजनेस में से राइट ऑफ करते हैं। इसे भी राइट ऑफ किया जाता है ओवर इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ, या तो परमानेंट नेचर हो। लेकिन अगर आपको लगे कि लाइसेंस मैंने कितनी देर का लिया है, 10 साल का, मुझे डीलरशिप कितने की मिली है, 10 साल की। मान लो आपने सैमसंग को 5 लाख दिए और सैमसंग ने बोला कि सर यू आर अवर ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर 10 ईयर्स, तो 5 लाख रुपए कितने साल के हो गए, 10 ईयर। तो इतना मतलब 1 साल का एक्सपेंस कितना है, जिसको हम नॉर्मल सेंस में क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। बट डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, टेंजिबल एसेट्स पे। क्योंकि हो सकता है इस पूरे चैप्टर में हम 2 वीक्स लगाएंगे और उसमें से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आए और आज के लेक्चर में से आ जाए। ये आपको पता कि कौन सा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आज का लेक्चर ही आना हो एग्जाम में 1 मार्क में, बस न्यूमेरिकल आनी ना हो, इसलिए आपको हर बात सुनने ध्यान से। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, टेंजिबल पे। गुडविल क्या है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड एमोटाइजेशन। क्या बोलते हैं, एमोटाइजेशन, जेड से या एस से। एमोटाइजेशन का मीनिंग है किसी इंटेंजिबल एसेट को एवरी ईयर राइट ऑफ करना और उतना लॉस किसमें दिखाना, प्रॉफिट एंड लॉस में। बिल्कुल डेप्रिसिएशन जैसे, बस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये 2 वर्ड्स हैं, टेंजिबल या इंटेंजिबल के हिसाब से। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स में शो नहीं करेंगे। कल का टेस्ट होगा, स्कूल एग्जाम्स होंगे, टीचर विल आस्क कि कौन सा स्टैंडर्ड लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। वो क्या कहता है, कौन सी एसेट को शो करना है, जो परचेज्ड हो, परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड पेटेंट। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में तो बहुत कुछ है ना। हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ों का मान रखते हैं। ये तभी बुक्स में शो होंगी अगर हमने इनको परचेज किया है तो ही करेंगे, तो वैसे नहीं। अच्छा, ये मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, मेरे लेक्चर का फर्स्ट पार्ट होता है ये कि हम गुडविल को क्यों सीख रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी गुडविल की हमें, जबकि अलग से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि हमें इसको यूज करना है इन चैप्टर्स में। इसमें से ये चीजें
आपके सिलेबस में नहीं है, आपका सिलेबस सिर्फ इतना ही है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन रेशो। हाँ, अगर मुझे अपनी फर्म बेचनी हो किसी को तो मैं उससे क्या लूंगा, गुडविल। भाई जिस बिजनेस को मैंने 10 साल से चलाया है, अपनी मेहनत से चलाया है, और अब मैं फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मैं अपना बिजनेस बेच के जाऊंगा, तो उसकी क्या चार्ज करूंगा, गुडविल। अगर मैं दो फर्म्स को मिला के एक बड़ी फर्म बना रहा हूँ, ए और बी दो फर्म्स हैं, तो दोनों मिलके एक बड़ी फर्म बन रही है, तो जिसकी गुडविल ज्यादा होगी उस टाइम जब हिसाब होगा तो उस टाइम देखा जाएगा गुडविल किसकी ज्यादा है, तो दोनों फर्म्स अपनी क्या वैल्यू करेंगी, गुडविल। जब एक पार्टनरशिप फर्म किसमें कन्वर्ट होगी, कंपनी में। तो पहले पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, अब वो मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 लोग चाहिए, 2 लोगों से प्राइवेट कंपनी बन सकती है। अच्छा, अब मैंने फैक्टर्स करवा दिया आपको उस पीडीएफ में से, एफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन, आई थिंक ये सब मैंने आपको बता दिए हैं, इनमें से कुछ रह नहीं गया, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पे 12 फैक्टर्स है। क्लासिफिकेशन गुडविल, गुडविल की क्लासिफिकेशन नोट्स में भी वही है, ठीक है, बुक्स के हिसाब से नोट्स बने हुए हैं। नीड क्या है गुडविल की, वही जहां पे भी हम कोई चैप्टर करेंगे वहां पे हम गुडविल की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी, वो ट्रीटमेंट है, वो हर चैप्टर में आएगी, चैप्टर बाय चैप्टर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आप सबके दिमाग में अब है ही है इसका मीनिंग। क्लासिफिकेशन पे आते हैं बेटा, 2 तरह की गुडविल है, अभी तक समझ चुके होगे। कौन सी गुडविल है, परचेज एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो परचेज गुडविल है वहां परचेज किया जाता है उसको, कैसे परचेज किया जाता है, 2 तरीके हैं भाई। या तो आप किसी कंपनी को परचेज कर लो, लेकिन अगर ज्यादा प्राइस पे खरीद रहे हो तो जितना एक्स्ट्रा दे रहे हो वो क्या है, गुडविल है। या विदाउट परचेजिंग दैट कंपनी, आप सिर्फ उसका नाम यूज करने का राइट खरीदते हो। जैसे गोपाल स्वीट्स, अगर मुझे 20 सेक्टर में बोर्ड लगाना है और अंदर गोपाल स्वीट्स को ही बेचना है, तो मैं उनसे परमिशन लूंगा, फिर स्वीट्स वहीं से बन के आएंगी, मुझे खाली क्या करना है, बेचना है। क्या सैमसंग का डीलर सैमसंग खुद बना रहा है, अब बोलो सर आपके मोबाइल में डिफेक्ट है, बोले मुझे क्यों बता रहे हो, कंपनी को बताओ। सैमसंग का एक सेंटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेंटर, वो बोलेगा सर्विस सेंटर पे जाओ। हम तो खाली बेचने का काम करते हैं, हमारे पास बॉक्स बंद आता है, आपके सामने खुलता है, आपको बेचते हैं, आप ले जाओ, यूज करो, खराब है तो सैमसंग को कंप्लेन करो, वो सैमसंग का सर्विस सेंटर है, और अगर वो आपकी बात नहीं सुनते सीधा कंपनी पे केस करो। पर हमारा दिमाग मत खाओ, हमारे पास कुछ सोल्यूशन नहीं है, हमने बेचना था बेच दिया, उस पर हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, बस बात खत्म। तो परचेज गुडविल का मीनिंग है आप कंपनी के बिहाफ पे बेच रहे हो, आपकी खुद की कोई गुडविल नहीं है उसके अंदर। और जब हम गुडविल परचेज करेंगे बेटा, वो कौन सा एक्सपेंचर बनेगी, कैपिटल एक्सपेंचर, या तभी हम उसको एसेट मानते हैं और बैलेंस शीट में उसको एसेट साइड पे लिखते हैं। लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन होगी कैसे परचेज गुडविल की, ये आपका सिलेबस नहीं है, क्योंकि वो तो डील के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे आपने बोला 10 लाख का बिजनेस है और हम कितने में परचेज कर रहे हैं, 15 लाख में। जब हम किसी रनिंग बिजनेस को खरीदते हैं, ये आपको कंपनीज के चैप्टर में आएगा, शेयर चैप्टर आएगा एक, तो शेयर्स में केस आता है वेंडर केस, कौन सा आता है, वेंडर केस। तो वहां हम जब किसी की कंपनी खरीदते हैं, रनिंग बिजनेस खरीदते हैं, तो तब हम जो उसकी नेट वर्थ है, नेट वर्थ समझते हो, एसेट माइनस इज इक्वल टू कैपिटल। अगर उसकी कैपिटल 10 लाख है लेकिन हम दे रहे हैं 15 लाख, तो उसको क्या बोलेंगे, गुडविल। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल ही आपका सिलेबस है बेटा, हाउ टू वैल्यू सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये मस्त है। क्योंकि जो परचेज गुडविल है वो तो बिजनेस परचेज करते वक्त ही डिसाइड हो जाएगी, उसे वैल्यू करने की नीड क्या है। अगर 1 करोड़ का बिजनेस 10 करोड़ में खरीद रहे हो तो 9 करोड़ क्या दे रहे हो, गुडविल। कई बार उस बिजनेस के प्रॉफिट इतने ज्यादा होते हैं, उस बिजनेस का प्रॉफिट है कितने, 1 साल का 40 करोड़। तो 40 करोड़ का बिजनेस अगर तुम खरीद रहे हो, 1 साल का प्रॉफिट, सॉरी 40 करोड़ का प्रॉफिट तुम्हें मिल रहा है, तो क्या तुम 9 करोड़ नहीं दोगे उसके लिए, फिर 1 साल की तो बात है।
1 साल में पूरा हो जाएगा पैसा, इस तरह से होता है, इसलिए वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे सर कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, कि शो किसको कर सकते हैं, शो कर सकते हैं किसको सर, परचेज्ड गुडविल को, उसके नाम से। गुडविल का नाम क्या है, गुडविल। तो मैं पहले से क्लियर कर दूं एवरीवन, परचेज गुडविल की वैल्यूएशन आपका सिलेबस नहीं है, वो दी होती है बस, और हम उसको बुक्स में शो कर सकते हैं गुडविल के नाम से। लेकिन हमारा सिलेबस क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू करना, क्योंकि वही सबसे टफ काम है, सबसे टफ काम है, उसको वैल्यू करना आपका सिलेबस है। लेकिन वैल्यू तो करेंगे, लेकिन बुक्स में शो करना अलाउड नहीं है। गुडविल को बुक्स में शो नहीं करेंगे, अब उसमें वैल्यू क्यों करेंगे फिर, ये तो बड़ी अजीब बात है। जिस चीज की वैल्यू की, लेकिन हम उसे बुक्स में शो नहीं कर सकते, ये रियलिटी है बेटा। हम गुडविल की वैल्यू तो करेंगे और उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो फिर कुछ और करेंगे, उसका कुछ करेंगे जुगाड़। तो जहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, वहाँ किसी और नाम से रिकॉर्डिंग होती है। तो गुडविल का नाम गुडविल ना रखे, हम एक नाम बताएंगे आपको आगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या बताएंगे। खैर वो आज की बात नहीं है हमारा, पर इतना समझ गया आप। इस चैप्टर में जो थ्योरी पार्ट है वो ये है, और एक स्टूडेंट को ये पता हो सामने जो बैठे है कि गुडविल 2 तरह की है, परचेज्ड एंड सेल्फ जनरेटेड। परचेज्ड को हाँ, और वो आपका सिलेबस भी नहीं है, परचेज को शो करेंगे, शो करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि परचेज तो हम सीधा परचेज करें ना। जैसे मैं कोई लाइसेंस खरीद रहा हूँ, उसका नाम क्या है, लाइसेंस। पेटेंट खरीद रहा हूँ, पेटेंट। ऐसे मैं क्या खरीद रहा हूँ सामने से, गुडविल, कंपनी के साथ या कंपनी के बिना। तो मैं उसे बुक्स में गुडविल के नाम से ही रिकॉर्ड करूंगा। कैसे रिकॉर्ड होगा, देखो मैंने 5 लाख की गुडविल खरीदी, तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, होगी रिकॉर्ड। बट यहाँ कुछ और काम होगा, तो वो आपका आने वाला टाइम बताएगा कि गुडविल की वैल्यू कैसे होनी है, और उसे बुक्स में अगर डायरेक्टली शो नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे, इनडायरेक्टली। कान तो पकड़ेंगे दूसरे हाथ से, लेकिन तो अब वहां पे पहुंच के जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड्स कौन से हैं, और साथ में बुक का पीडीएफ आपके सामने है, ये देखिए बुक का पीडीएफ वहीं पहुंच गया। परचेज गुडविल का मीनिंग, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मीनिंग, और इन्होंने बुक में परचेज गुडविल का एक एग्जाम्पल भी दिया है, देखो ध्यान से। ये आपकी इलस्ट्रेशन 1 है, हाँ ये आपकी बेटा इलस्ट्रेशन 1 है, रीड करो इसको एक बार, ताकि परचेज गुडविल का क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाए। ये हमारा सिलेबस नहीं है। आपने किसी बिजनेस को परचेज किया, श्री शिवम का बिजनेस है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये सब परचेज किया, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा आपको, लायबिलिटीज। बिजनेस का मतलब ओनली एसेट्स तो नहीं होता, लायबिलिटीज भी होते हैं। तो एक एंट्री क्या बनेगी जब हम किसी का बिजनेस खरीदेंगे, लाइक ओपनिंग एंट्री। आप सबने +1 में क्या बनाई है, ओपनिंग एंट्री। जो जो आ रहा है डेबिट कर दो, फर्नीचर डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, ये है डेबिट। साथ में क्या आ रहा है, लायबिलिटीज, उनको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया। एसेट्स डेबिट होगी, लायबिलिटीज क्रेडिट होगी। अब इनकी अगर वैल्यू करें बेटा, ऐड करो बेटा, 7 8 9 9,10,000 की हमारी एसेट्स है, और इधर 596 610 ना, 6,10,000 की क्या है, लायबिलिटीज है। इट इज, इस बिजनेस की कैपिटल कितनी चाहिए, 3 लाख, बिकॉज सबने +1 में किया ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। अगर मैं किसी बिजनेस की 9 लाख की एसेट खरीद रहा हूँ और बदले में 3 लाख की लायबिलिटी, सॉरी 6 लाख की लायबिलिटीज पे कर रहा हूँ, तो उस बिजनेस की जो अल्टीमेट कैपिटल वो 3 लाख है। बट मैंने 3 लाख रुपीज की बजाय, ये देखो 5 लाख रुपया मांगा या 5 लाख रुपया दिया, डिपेंड करता है कि किसकी बात हो रही है, खरीदने वाले की बात हो रही है कि बेचने वाले की। मैंने 5 लाख रुपए मांगे बिजनेस के अपने, इसका मतलब मैं 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ, वो 2 लाख रुपए मेरी क्या बन जाएगी, गुडविल। और एंट्री कंप्लीट कब होती है, जब मैच हो जाए। जो परचेज कंसिडरेशन है बेटा,
मतलब शिवम को कितने रुपए देने हैं, कितने देने हैं हमने शिवम को? 5 लाख। 5 लाख से कम कहता मैं 1 रुपया लूंगा। 5 लाख रखो, मैं शॉप से बाहर, आप शॉप के अंदर, ये है डील, सिंपल। मैं यही सब छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो आप बोलो सर आप हमें आपकी इंस्टीट्यूट परचेज करनी है, तो ठीक है बस आज से आपकी हुई, तो मैं एक अमाउंट बताऊंगा, वो अमाउंट आपने मुझे देनी है, उसमें सब कुछ आ जाएगा, एसेट्स भी और लायबिलिटीज भी, और जब मैं एक्स्ट्रा मांगूंगा तो क्या आ जाएगी? गुडविल। मेरी इंस्टीट्यूट की गुडविल कुछ तो बनती होगी, वो आप मुझे पे कर सकते हो। तो वो गुडविल कितनी है, क्या यहाँ पे कोई मेथड लगाने की जरूरत पड़ी हमें? कोई मेथड लगाया कि अपने आप आ गया आंसर? अपने आप आ गया। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमने शिवम को कितने पे देने हैं? 5 लाख। इसे शिवम ना लिखकर बेटा हम एक बार के लिए कैपिटल लिख सकते हैं ना, याद आ गया? +1 ओपनिंग एंट्री, ऑल एसेट्स डेबिट, ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट, कैपिटल का अमाउंट भर दो, फिर अगर बैलेंस फिगर बचे क्या बोलते हैं उसको? गुडविल। लास्ट ईयर जून जुलाई में तुम ये सब चीजें कर रहे थे अकाउंटिंग क्वेश्चन, तो मुझे सर बैलेंस फिगर का नाम क्या रखना है? गुडविल, डेबिट में। तो ये है परचेज्ड गुडविल, जिसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में परचेज गुडविल है ही नहीं सिलेबस हमारा। इस तरह से उसको रिकॉर्ड करते हैं। देखो रिकॉर्ड कर लिया कि नहीं किया, कि नहीं रिकॉर्ड? इसके बाद जब मैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करूंगा तो मैं कभी भी उसका नाम गुडविल नहीं रखूंगा। अब आगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसके बारे में हम बता चुके हैं आपको, ये नॉन परचेज गुडविल है, और इसको वैल्यू करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कौन से मेथड है? 3, एवरेज, सुपर एंड कैपिटलाइजेशन। क्या कह रहे हो? वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। नहीं, वो इसके अंदर ही है बेटा। एवरेज 2 तरह की होती है, एक सिंपल एवरेज होती है और एक वेटेड एवरेज होती है। सबने किया ये मीन, +1 किया नहीं? सिंपल मीन और वेटेड मीन, ऐसे ही यहाँ पे है, पर मैं नाम उसका एक ही है, ये 2 मेथड्स नहीं है। एवरेज प्रॉफिट मेथड उसका हेडिंग है, और उसके अंदर 2 सब हेडिंग्स हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में आपको वेट्स दिए होते हैं 1 to 3, और सिंपल एवरेज में सिंपल प्रॉफिट्स दिए होंगे। 4 साल के प्रॉफिट्स को 4 से डिवाइड कर दो, क्या आ गई? एवरेज। ये आपका फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड कौन सा मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी हम वहीं पे पहुंच गए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड में। इसमें 2 मेथड आते हैं, सुपर और वेटेड, उसकी बात हम करेंगे अभी। पहले हम आपकी बुक्स की इलस्ट्रेशन चलते हैं बेटा। हाँ बस मैं भी 2 मिनट बंद कर रहा हूँ ओवर क्लास, जान चले जाओ। हाँ ज़्यादा टाइम नहीं, एक बैच लेट होगा, सब लेट होते जाएंगे, आपको जल्दी टाइमली ओवर करना पड़ेगा। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये क्या है? सिंपल एवरेज, जहां पर हमें प्रॉफिट दिए होंगे पिछले 4 सालों के, 4 या 5 साल के। अब यहां से समझना शुरू करो बेटा, यहां से एक मेथड स्टार्ट होगा, उस मेथड का लिंक होगा दूसरे मेथड से, फिर लिंक होगा तीसरे मेथड से, आपस में लिंक चलेगा, और सब मेथड्स में एवरेज मेथड ही यूज होता है। अगर कल को आप सुपर मेथड करोगे, मैं सुपर प्रॉफिट मेथड, उसमें भी क्या यूज होगा? एवरेज। तो इसको बहुत ध्यान से करना। इसका एक सिंपल फंडा बताता हूँ, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। सपोज बेटा मेरे पास 4 साल के प्रॉफिट्स हैं, 2018 का, 2019, 20, 21। इसका मतलब मैं गुडविल कहाँ वैल्यू कर रहा हूँ? किस ईयर में वैल्यू कर रहा हूँ? 2022 में। याद रखिएगा, गुडविल हम प्रेजेंट में वैल्यू करते हैं, प्रेजेंट में, बट वैल्यू हमेशा किस बेस पे होती है? प्रॉफिट बेस पे। किसे? कौन से प्रॉफिट्स? प्रीवियस प्रॉफिट्स। जैसे अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, मुझे बोलता है सर मैं ना फ्यूचर के लिए आपसे बात करने आया हूँ कि मेरे को बताओ फ्यूचर में मैं क्या बनूं। सबके ना ये क्वेश्चन होता है जब स्टूडेंट हमारे से एडवाइस लेने आते हैं कि सर आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, वो स्टूडेंट पहली बार मिलने आया मुझे, फर्स्ट टाइम मिलने आया, तो मैं क्या बोलूँगा बेटा कि बेटा तेरा फेस दिखा, तेरे फेस को देख के बताऊंगा
अब मैं बोला कि तुम्हारा फेस इस टाइप से है कि आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, या आपका फेस ऐसा है कि आपको सीए बन सकते हो, या आप एमबीए कर सकते हो, या लॉयर बन सकते हो। अब उसका फेस कैसे डिसाइड करेगा? फेस तो डिसाइड नहीं करता। तो ऑब्वियसली आप क्या पूछोगे अगर आपने उसको एडवाइस करना है कि वो क्या बन सकता है या क्या कर सकता है, तो आप क्या पूछने वाले हो? वो एक बच्चा मेरे पास 12th करने के बाद आया मिलने, मेरे से कभी नहीं पढ़ा, बस वैसे मिलने आया किसी के रेफरेंस से कि सर आप उसको एडवाइस करना कि वो क्या करे। तो मैं क्या क्या करूँगा? यस, पास्ट रिकॉर्ड। वो सामने बैठ गया, पेरेंट्स के साथ देख लिया बच्चे को, अब बताओ क्या करे ये। बोलो ये मैं एस्ट्रोलॉजर थोड़ी हूँ कि बच्चे को देख लिया और बता दूंगा। मैं इससे बात करूंगा। तो मैं बात क्या करता हूँ, बेटा 12th क्लास में आपको अकाउंट्स कितनी आती है, इकोनॉमिक्स कितनी आती है, मतलब आपके मार्क्स क्या रहे। तो मैं 12th के मार्क्स पूछूंगा, फिर 11th के, फिर 10th के। बस ये 3 मार्क्स पूछते ही मुझे उस बच्चे का एटलीस्ट इंटेलिजेंसी लेवल क्लियर हो जाएगा। बोलेगा सर 10th में तो बड़ी मुश्किल से पास हुए थे 70% में, +1 में 60% मार्क्स आए, +2 में बड़ी मुश्किल से जाके 75 बने हैं। अब उस बच्चे को बोल दिया कि बेटा सबसे टफ लाइन तेरे लिए बनी है, क्या मैं बोल सकता हूँ उसको? अब मार्क्स जो है ना बेटा, मार्क्स सोसाइटी में एक मैसेज पहुंचाते हैं आपके लिए, आपकी इंटेलिजेंसी को। मे भी तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बट आपका मेजरमेंट किससे होगा? मार्क्स से। अब उससे मैं इंटेलिजेंट बहुत हूँ, वो तो मेरा वैसे मूड नहीं होता पढ़ने का, पढ़ता कम हूँ मैं, और एग्जाम में ज्यादा सीरियसली देता नहीं हूँ। 2 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़ के एग्जाम दे दिए, 70% मार्क्स आ गए। और आपकी क्लास का एक बच्चा पूरा साल पढ़ता है तो कितने मार्क्स ले रहा है? 100। तो मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया? जो बिना पढ़े 75 ले रहा है, और जो बहुत ज्यादा पढ़ के कितने ले रहे हैं? 100। तो दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है? 75 वाला। एक्चुअली तो ये सीन है, क्योंकि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है उससे, क्योंकि वो बिना पढ़े 75 ले रहे हैं, पढ़ने पे आ जाए तो, है ना? कहते सर इंटेलिजेंट बहुत हूं मैं, बस पढ़ता नहीं, कभी अपने पे मान नहीं किया। ठीक है, कभी शो करने की कोशिश नहीं की अपने आप को ऐसे। दूसरे लोगों को चांस देते हैं हम हमेशा। अगर मैं पढ़ने पे आ गया तो फिर तो कुछ कर ही सकता ना, इसलिए मैंने अपने आप को पढ़ना छोड़ ही दिया। अब ऐसे बच्चे को जब हम बोलेंगे उसकी गुडविल क्या है, तो वो किस बेस पे होगा? बेटा जो मर्जी हो, इंटेलिजेंसी तुम्हारे अंदर ही है ना, जॉब तो बाहर देख के मिलेगी, मार्क्स तो, इसलिए तुम्हारे मार्क्स ही तुम्हारी क्या है? पहचान है। इंटेलिजेंस जितने मर्जी हो, जब जॉब मिल जाएगी तब इंटेलिजेंस दिखाना, पर जॉब देते वक्त वो क्या पूछेगा? मार्क्स। 75% बच्चे वाले को जॉब तो मिलेगी नहीं कहीं भी किसी ऑफिस में। तो आपके तीनों मार्क्स ले लिए मैंने, 10th में 70, +1 में 60, +2 में 75, एवरेज बन गई मान लो 70। तो मैंने बोला बेटा रिजल्ट ये निकला कि तुम ओवरऑल 70% वाले बच्चे हो। तो अब उस बच्चे को वही लाइन दी जाएगी, बोलेंगे ऐसा अगर कोई बैंक का पेपर भर दे, कहीं ना कहीं देखो बैंक में जॉब मिल जाएगी, सिंपल सा अकाउंटेंट बन के बैठे रहना, एंट्री डालते रहना, उसमें ज़्यादा दिमाग चाहिए नहीं होता, और आपको वो जॉब मिल भी जाएगी। सैलरी कितनी होगी? 25-30 हज़ार, बढ़ते बढ़ते 50 हज़ार हो जाएगी। बस ये तेरी लाइफ है, इससे ज़्यादा तू पैसे नहीं कमा सकता। या पानीपुरी वाला बन जा, वहां अपना इंटेलिजेंट दिमाग यूज कर, और तू रिलायंस बन सकता है एक दिन, एक बड़े 5 स्टार होटल तक पहुंच सकता है। दिमाग का यूज तो वहां है, जॉब में दिमाग का यूज नहीं है, क्योंकि जॉब देने वाला सिर्फ आपकी डिग्री देखेगा, आपकी इंटेलिजेंसी को नहीं पहचान पाएगा वो जब तक काम नहीं करते आप। तो इसलिए मेरी इस एग्जाम्पल का मीनिंग क्या है, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। मेथड तो हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे, कि एवरेज प्रॉफिट मेथड ये कहता है जो बिजनेस पिछले 4 साल से जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, उस बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट उतना ही ज्यादा आएगा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इन 4 साल के प्रॉफिट्स को ऐड कर दूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा कितने से? 4 से। तो क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। बट गुडविल कैसे आएगी वो मैंने अभी सिखाया नहीं आपको, इस पे हम काम करेंगे। बट आज वो 20 मिनट्स हमारे पास कम रहेगी, 20-25 मिनट्स कम रह गए आज हमारे पास। रीजन था आपको सब पता ही है, उस रीजन से हम आज इस मेथड को स्टार्ट नहीं कर पाए, नहीं तो अदरवाइज फर्स्ट लेक्चर में एवरेज मेथड के 1-2 क्वेश्चन हो ही जाते हैं। बट नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।